मित्रों नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं हूं दुर्गेश सिंह कोरी और एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर बदरवास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास, और जिसमें हम प्रारंभ करेंगे कोशिका विज्ञान से। तो आपको हम कोशिका विज्ञान बड़े ही सरल शब्दों में सिखाने वाले हैं, जो आपको सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, बायोलॉजी की शुरुआत हम कोशिका से करेंगे, और कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया कि जीव जंतुओं की छोटी से छोटी इकाई जिसका वो बना होता है, या हम कहें कि एक रचनात्मक जो इकाई होती है, जो संरचना होती है, उसको हमने कोशिका या सेल नाम दिया था। इसके बाद स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक, स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। ये बताया था स्लीडन और स्वान ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, और स्लीडन और स्वान ने बताया कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। तात्पर्य ये कहें, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, छोटी से छोटी रचनात्मक इकाई केवल कोशिका होती है। तो हमने ये देखा, आप इसको अच्छे से याद कर लें। प्रश्न बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह आ जाए कि कोशिका को किसी भी जीव जंतु की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। हमने दो चीजें पढ़ ली। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव बने, या हम कहें कि पृथ्वी पर पहले सूक्ष्म जीव जो बने, वो प्रोकैरियोटिक थे, सरल जीव थे, जिनके अंदर एक ही कोशिका के अंदर शरीर की सारी क्रियाएं होती थीं, अर्थात ये सरल जीव थे। और दूसरी कोशिकाएं थीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शरीर के विभिन्न काम करने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। इनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं नाम दिया। क्या नाम दिया? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब अगर हम कोशिका के अंगकों की बात करते हैं कि भैया अगर कोशिका है, तो प्रश्न बनता है कि कोशिका के अंदर भी क्या कुछ चीजें होती हैं? तो ये बात सत्य है कि कोशिका के अंदर कुछ चीजें होती हैं। जैसे कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है, और अगर हम कोशिका की बात करते हैं, मान लो अगर ये कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका है। तो इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक
और इसके भीतर एक प्रकार का जो द्रव भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव, और इसके बाहर भी द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और इसमें बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं जो कोशिका के अंग कहलाते हैं, कोशिका द्रव। अब ये दोनों द्रवों को मिलाकर, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, दोनों द्रवों को मिलाकर एक साथ जीव द्रव कहते हैं। या मैं कहूँ कि जीव द्रव दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। परंतु आपके मन में एक विचार आता होगा, क्या सभी प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव होता है? तो गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल जीव द्रव होता है, केंद्रक द्रव नहीं होता। क्योंकि जो केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट झिल्ली का अभाव होता है, इसीलिए तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, समझे। और यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका माना जाता है। जो मनुष्य, चींटी, जीव जंतु, मछली और कीड़े मकोड़े हैं, ये विकसित कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं, या विकसित कोशिकाएं इनमें होती हैं। इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और कुछ निम्न श्रेणी के रोगाणु जैसे स्पंज है, या हम कहें जीवाणु हैं, विषाणु हैं, अर्थात बैक्टीरिया और वायरस हैं, इनमें एक कोशीय जीव है और एक कोशिका इनमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। तो कोशिका के अगर अंगकों की बात करते हैं तो हमने देखा कि ये कोशिका थी, कोशिका के अंदर जीव द्रव था, इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं जीव द्रव को इंग्लिश में, तो आप इस नाम को भी याद रख लें। कभी कभी केवल प्रोटोप्लाज्म ही आता है, या हम कहें कि बायोलॉजी में या विज्ञान में ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में एक ही जैसे आते हैं, तो हमें प्रोटोप्लाज्म भी याद करना है कि इसको जीव द्रव बोलते हैं। केंद्रक हो गया, केंद्रक द्रव हो गया। इस प्रकार की ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और भी संरचनाएं होती हैं, जैसे इस प्रकार की संरचना इसके अंदर होती हैं। तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पेपर में आने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है, या हम कहें भोज्य पदार्थों के अपघटन से जो कोशिका में एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। एटीपी, एटीपी को बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होती है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। भोजन करने के उपरांत जो ग्लूकोज का अपघटन होता है कोशिका में, ग्लूकोज के अपघटन से जो ऊर्जा मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में विशेष योगदान है।
ग्लूकोज के एक अणु से C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, और ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से या हम कहें पूर्ण दहन से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 ATP। आप इसको याद रखें, ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से 38 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। सबसे पहले अल्टमैन महोदय ने बताया कि कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस का काम करता है, परंतु इसका नामकरण बेंडा ने दिया। दो क्वेश्चन यहां से नाम से बनते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने। चूंकि यहाँ पे कोशिका के भोज्य पदार्थों के दहन से एनर्जी बनती है, इसलिए कोशिका का यह श्वसन स्थल भी है। कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल हो गया, कोशिका का पावर हाउस हो गया। इसके खोजकर्ता अल्टमैन है और नाम बेंडा ने दिया है। तो हमने कोशिका का एक अंग पढ़ लिया, ये जीवद्रव पढ़ा हमने पहले। सबसे पहले जीवद्रव के भाग पढ़ लिए, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। अब हम इसके अलावा और अन्य चीज़ों को भी, अन्य अंगकों को भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं इसको साफ कर सकता हूँ, ऊपर से साफ कर देता हूँ, नीचे का बना रहे। कोशिका के चारों तरफ की ये कोशिका के, अब कोशिकाएं पादपों में अलग होती हैं। मैं यहाँ लिख दूं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, परंतु दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर अवश्य है। जैसे पादप जो कोशिका होती है उसके चारों ओर जो कवच पाया जाता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका के अंदर जो कवर पाया जाता है वो त्रिस्तरीय एक कवच होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो मैंने ये दोनों कोशिकाओं के आपको समझने लायक हल्के से चित्र बना दिए हैं। दोनों के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में जगह जगह छिद्र होते हैं जो मैंने ये बना दिए हैं। इन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। इसके ही अंदर अनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है।
आपको एक चीज ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में एक मजबूत गहरी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पेड़ को कठोर बनाने में सहायक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति के कारण पेड़ पौधे ज़्यादा कठोर होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हमने इसकी दो चीज़ों के बारे में ये जान लिया कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और पादप कोशिकाओं में, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यार, ये पादप कोशिका है, पादप, और ये जंतु। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर आपके पास अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन अगर बन जाता है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इनसे संबंधित प्रश्न, जैसे जंतु कोशिका में से क्वेश्चन आ गया कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती, तो हमारा जवाब होगा कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली होती है। और पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में कुछ अंगों में भी कमियां होती हैं। अभी हम कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो केवल पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ, पादप कोशिका कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, ये उसको एक निश्चित आवरण प्रदान करती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका जवाब होगा कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। कोशिका भित्ति कवकों में भी पाई जाती है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। यह कोशिका भित्ति कवकों में काइटिन की बनी होती है, किसकी, कवकों की। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली भी जंतु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, और ये प्रोटीन एवं लिपिडों की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, प्रोटीन एवं लिपिड किसकी बनी रहती है, जंतु कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की, जबकि कोशिका भित्ति पादपों में सेलुलोज की। सेलुलोज लसलसा सा पदार्थ होता है, और ये जो झिल्ली होती है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे कोशिका झिल्ली हो या कोशिका भित्ति हो, दोनों ही कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह अर्धपारगम होती है झिल्ली। क्या होती है, अर्धपारगम में। अब ये अर्धपारगम में क्या होता है, अर्धपारगम किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो केवल विलायकों को, या हम कहें केवल द्रव को, या हम कहें केवल जल को अंदर बाहर आने देता है, बाकी के पदार्थों को, कणों को नहीं। इसलिए इसकी स्थिति कैसी होती है, अर्धपारगम प्रकार की होती है। इसका एक और काम होता है, इसका एक और प्रमुख काम होता है, एक द्वारपाल के जैसा, जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। अर्थात एक सजग द्वारपाल की भांति ये कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद हम केंद्रक को विस्तृत में पढ़ेंगे। तो केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क होता है। क्या होता है, हम लिखना है कि केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है।
हम बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों पे आपका फोकस करवा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठें। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मस्तिष्क होता है। केंद्रक के भीतर अनेक धागेनुमा जाल होते हैं। क्या होते हैं? धागेनुमा। चूंकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, इसलिए डबल हेलिक्स के जाले होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम डीएनए। क्या होता है? डीएनए। आप डीएनए की फुल फॉर्म कर लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। माता पिता से संतानों में लक्षण कैसे पहुंचते हैं, ये डीएनए निर्धारित करता है। और डीएनए की खोज की थी सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। डीएनए की खोज किसने की थी? सॉरी, ये अनुवांशिक पदार्थों की खोज की थी। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, जबकि अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है, इसकी खोज सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। तो ये डीएनए, इसमें एक डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है केंद्रक के अंदर, जो मैंने बना दिया है यहाँ पर। इसी से निर्धारण होता है कि माता पिता से संतानों में गुण कैसे पहुँचते हैं, यही निर्धारित करता है। तो आप केंद्रक के बारे में जाने। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 23 जोड़े गुणसूत्र में से 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तेईस जोड़े गुणसूत्र मतलब टोटल मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा मतलब 2, तो 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये महिला एवं पुरुषों में समान होते हैं। ये 22 जोड़े गुणसूत्र जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, वो महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं। परंतु जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। मतलब 2 गुणसूत्र मनुष्य के या अन्य जीव जंतुओं के लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो महिला है या पुरुष है। तो ये जो 1 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों में X और Y होते हैं, और महिलाओं या मादाओं में ये X प्रकार के होते हैं। तो ये सभी गुणसूत्र के अंदर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? केंद्रक। जो भी केंद्रक के अंदर था हमने आपको बताया, और जो महत्वपूर्ण बातें थी केंद्रक से। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं नहीं बता पाया, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको हम साफ कर देते हैं।
केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली के चारों ओर एक दानेदार संरचना होती है, दानेदार संरचना, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? राइबोसोम 70S और 80S। राइबोसोम 70S और राइबोसोम 80S। राइबोसोम 70S और राइबोसोम 80S। चूंकि राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और राइबोसोम 80S यूकैरियोटिक कोशिका। राइबोसोम 70S और राइबोसोम 80S ये प्रोटीन उत्पादन का काम करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम कोशिका का अगला अंग लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज करता है डी दुबे या डी डोबे के नाम से आता है, जो भी है, ज़्यादा अंतर है नहीं, अंग्रेजी हिंदी का अंतर है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। लाइसोसोम भी कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक है। इसका काम होता है कि अगर कोई हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या मृत कोशिका है, इनको नष्ट करता है। कई बार ये जब संक्रमण शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है और संक्रमण ज़्यादा बढ़ने से लाइसोसोम मृत कोशिकाएं, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए जब अपना स्त्राव इतनी मात्रा में स्त्रावित कर देता है कि स्वयं ही नष्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही नष्ट हो जाता है। और एक चीज़ और, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। राइबोसोम पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम गोल्जी काय। क्या पढ़ेंगे? गोल्जी
हम बार बार कह रहे हैं कि ये हम केवल यूकैरियोटिक कोशिका के अंगकों के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं पाए जाते, क्योंकि अंगकों के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और अगर अंगक होते भी हैं तो ऐसे थिन टाइप के होते हैं, कुछ गहरे होते हैं, लेकिन अलग से उसमें कोशिका झिल्ली या अंगक झिल्ली नहीं होती, वो केवल उनमें जीव द्रव होता है। तो ये अभी यूकैरियोटिक कोशिका चल रही है और इसमें हम पढ़ेंगे गोल्जी काहे। गोल्जी काहे की खोज की थी कैमिलो गोल्जी, और इनके ही नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया गोल्जी काहे या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। ये निश्चय करता है कि कौन सी चीज को या कौन से कण को कोशिका के अंदर जाने देना है और कौन से कण को कोशिका के अंदर नहीं जाने देना है। पौधों में गोल्जी काय कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होती है और जंतुओं में गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होती है। और आपने देखा होगा, अभी हमने लाइसोसोम पढ़ा था, लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये प्रोटीन और वसा के अणुओं का सम्मेलन भी करती है। कौन? गोल्जी काय। इसीलिए तो इसको यातायात प्रबंधक बोलते हैं। तो इसके हमको 3 काम जो है ना मुख्य रूप से करना है। एक तो ये यातायात प्रबंधक है, पादपों में ये कोशिका भित्ति का निर्माण एवं जंतुओं में ये लाइसोसोम का निर्माण करने में सहायक होती है। और इसके अलावा हम अगला अंगक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो हमारा अंगक रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना मैं आपको बता देता हूँ। ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और ये इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं केंद्रक के बाहर। ये कोशिका नहीं है, केंद्रक है। ये गुणसूत्र हैं, इनको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में एक थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो आपको दिख रही होंगी और इनके चारों तरफ ये जो मैंने बनाए हैं कण कण से, इन्हीं को राइबोसोम बोलते हैं। अभी मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी और ये छोटे छोटे कणों को अभी हमने क्या बोला, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहर कणों के रूप में लगे रहते हैं, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर का द्रव और साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर का द्रव। जो कोशिका झिल्ली हो गई, ये पूरी कोशिका बन गई, तो ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इस द्रव के बीच के और इस
द्रव के बीच में संबंध स्थापित करने वाली संरचना है। इन्हें कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःकंकाल। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम होता है, वो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो है जिनमें राइबोसोम होता है। कुछ रचनाएं ऐसी भी होती हैं जो एकदम चिकनी होती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं होता, उन्हें दूसरी वाली बोलते हैं स्मूथ या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। मैंने आज आपको कोशिका के बारे में बताया। हम बायोलॉजी की स्टार्ट किए हैं और बायोलॉजी में मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी के या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो मैंने शुरुआत में आपको नहीं बता पाया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और हमने अब जीव विज्ञान की शुरुआत कर दी है। और सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में बताया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लीडन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। फिर हमने कोशिका के अंगकों को पढ़ा, जिसमें हमने केंद्रक देखा। केंद्रक कोशिका का मुख्य अंग होता है और ये मस्तिष्क भी कहा जाता है कोशिका का। और कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक कहा जाता है और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप इसको अच्छे से याद रख लें। कोशिका का मापन माइक्रोन नामक एक यंत्र होता है, तो माइक्रोन में किया जाता है कोशिका का मापन। हालांकि कोशिका को हम आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है, इसलिए वो अत्यंत छोटी इकाई होती है और इसको माइक्रोन में मापते हैं। कोशिका के अंगकों में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा। उनके कार्य मैंने आपको बताए, उनके खोजकर्ता आपको बताए। ये वो टॉपिक है, इसमें से सभी परीक्षाओं में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इस पार्ट से अवश्य क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इस टॉपिक को अवश्य करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।